आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद आर्यन में। और यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ आपको प्राचीन इतिहास, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से सीखना शुरू किया है। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के जो भी सेशन है वो आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे और आगे भी आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम विद आर्यन के साथ प्राचीन इतिहास की एक नई क्लास को। तो स्टार्ट हो जाइए, है ना। पेन पेंसिल लेकर बैठिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ नोट करिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है और अच्छे से हो। और बिल्कुल बेसिक चीजें अभी यहाँ पर बताई जा रही हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लिया, वैदिक पीरियड को देख लिया, हमने बौद्ध धर्म को देखा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में महाजनपद काल के बारे में भी बताया था। ठीक है, इसी सेशन को आगे लेते हैं। अब देखो, महाजनपद काल में मैंने आपको बताया था कि दो धर्म ग्रंथ हैं, एक है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है भगवती सूत्र, है ना। अगर आप लोगों को लास्ट क्लास से याद आ रहा होगा, है ना, पहला क्या था आपका अंगुत्तर निकाय, किससे संबंधित था? आपका बौद्ध धर्म से, है ना। और दूसरा था आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये किससे था? जैन धर्म से। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो महाजनपद है ना, उनकी संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिनको मैंने आपको प्राचीन क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। और ये भी बताया था कि जो ये महाजनपद काल का जो पीरियड है, इसी में क्या होगा, ये छोटे छोटे कस्बे जो हैं अब इनके बीच में क्या होगा, प्रतिद्वंद होगा और एक प्रतिस्पर्धा जो है वो शुरू हो जाएगी। लोग बलशाली होना पसंद करते हैं, साम्राज्यों का विलय होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लड़ाइयाँ होंगी और क्या एक क्षेत्र के जो कबीले का राजा है उसको हराकर उसको अपने में शामिल करना शुरू हो जाएगा। और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा साम्राज्य उभर कर आता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कौन सा? मगध साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य देखने को मिलेगा? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर जिन वंशों ने, है ना, जिन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, जिनका जो वंश यहाँ पर शासन करते रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और इनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हर्यक वंश, ठीक है, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है आपका नंद वंश। याद रखिएगा, इनका क्रम पूछा जाता है। पहले आता है मगध पर सबसे पहला जो शासन किया वो किस वंश के शासकों ने किया? हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश और इसके बाद नंद वंश। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। हर्यक वंश में आप देखोगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बिंबिसार। किसके द्वारा की जा रही है? बिंबिसार। और इसी का पुत्र है अजात शत्रु। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति की गई थी? कमेंट करके बताओ फटाफट से, ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था। अजात शत्रु के बाद आता है उदयन, ठीक है, और इसके 3 पुत्र होते हैं। एक होता है अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। ठीक है, नागदशक हर्यक वंश का क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। और इसी को यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंतिम शासक है। इसके बाद जो वंश आता है वो कौन सा है? आपका शिशुनाग वंश, जो कि यहाँ पर जो अमात्य है, एक अज्ञात व्यक्ति अमात्य के द्वारा यहाँ पर इस वंश की स्थापना की गई। और इसके बाद आता है कालाशोक। अब कालाशोक के भी समय एक बौद्ध संगति की गई। पहली संगति किसके टाइम में थी? बताओ जल्दी से, अगर याद आ रहा है। 4 बौद्ध संगतियां कराई थी। पहली किसकी थी? अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी किसके काल में हुई? कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें अब शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? नंदी वर्धन है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि नंदी वर्धन को परास्त कर यहाँ पर नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महापद्म नंद। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम्स में कि नंद वंश का संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, घनानंद या फिर महापद्म नंद। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए?
महापद्मनंद। देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी बताती चल रही हूँ जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। महापद्मनंद के बाद जो अंतिम शासक होता है, इसमें और भी शासक रहते हैं, लेकिन जो अंतिम शासक है ये है घनानंद। और यहाँ से जो पूरी की पूरी हिस्ट्री में आप देखोगे एक विशाल साम्राज्य जो हमें देखने को मिलता है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। घनानंद जो होता है बहुत ही अय्याश किसका इंसान होता है ना, बहुत ही अय्याश किसका। तो यहाँ पर इसी के समकालीन जो सिकंदर है ना, आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण किया किस नदी के किनारे किया, उसको भी हम अभी आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा सिकंदर जो आया था वो किसके समकालीन था, आपके घनानंद के, ठीक है। अब इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। पहले बात करेंगे हर्यक वंश जो कि मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, बिंबिसार के द्वारा। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने ही जो इनके दरबार में राजवैद्य हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जीवक, इनको भगवान बुद्ध की को देखने के लिए भेजा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए किसको भेजा गया था, तो याद रखिएगा जीवक को, ठीक है। राजवैद्य थे किसके दरबार में, बिंबिसार के, ठीक है। ये एक ऐसा शासक था, प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। देखो इससे पहले क्या था, छोटे छोटे से कबीले है ना, ट्राइबल जो इकट्ठे रहते थे। अब क्या हो रहा है, जन समूह जो है, लोगों का एक जो कस्बे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्षेत्र विस्तार हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अब यहाँ पर लोगों को संभालने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिंबिसार के द्वारा सबसे ज्यादा किस पे बल दिया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था से। बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, आप जब थोड़े लोग होते हैं तो उनको मैनेज करना इजी हो जाता है, जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो क्या करना है, आपको सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ देखना है ना, सबको ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपका जरूरी है प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ पर बनाना, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसको भेजे, जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उस समय जीवन को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा जाता है, ठीक है। किसको भेजा जाता है, पांडु रोग राजा प्रघोत के लिए, ठीक है, किसको, जीवक को, ठीक है। यहाँ पे जीवक होगा, जीवन नहीं है, ठीक है, जीवक। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मैंने आपको बताया था ना कि विस्तारवादी नीति है ना। यहाँ पे राजा क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। यही परंपरा आज भी हमें देखने को मिलती है। जब हम देखते हैं कि मतलब जो शादी ब्याह होते हैं वो अपने ही क्षेत्र में नहीं होते, दूर दराज देखा जाता है। संबंध क्या हो रहे, एक गांव का दूसरे गांव से संबंध बन रहा है, एक शहर का दूसरे शहर से बन रहा है, एक राज्य का दूसरे राज्य से बन रहा है। तो यही एक क्षेत्र विस्तार की नीति भी होती है, क्योंकि भाई जिस लड़की से विवाह करेंगे वहां के लोग क्या हो जाते हैं, है ना, वो भी यहाँ पर इनको ज्यादा सम्मान देंगे, इनकी बात सुनेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विस्तारवादी नीति जो है वो वैवाहिक संबंध बनाकर इनके द्वारा की गई। किस किस के साथ की है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, ठीक है। इसके बाद देखो, एक तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है, दूसरा वैशाली के चेटक की पुत्री चिलना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बिंबिसार ने किसके साथ विवाह किया है। तो ये नाम कुछ कुछ जो है आप बस एक बार सुन लो और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो नाम अगर दोबारा आपके सामने आएगा तो आप इजीली बता ले जाओगे, ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश, जिसे पंजाब बोलते हैं, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इन्होंने विवाह किया और इस तरीके से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन आता है, अजात शत्रु, ठीक है। 493 ईसा पूर्व, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है, गद्दी पर बैठा और पिता की हत्या है।
ये अजातशत्रु जो है, यहाँ पर ये भी चीज आती है कि ये जो वंश है, हर एक वंश, इसको पितृहत्या हंता भी वंश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिता की हत्या करके ही इनका जो पुत्र है वो गद्दी पे बैठता है। यहाँ पे अभी अजातशत्रु की बात करेंगे, इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र भी इनकी हत्या करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की पितृहत्या वंश जो है वो कौन सा है, तो हर्यक वंश है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगति भी कराई गई थी। कहां पर? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह। कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन को टफ करना होगा तो बोल देगा कि बताओ कौन सी गुफा में, तो यहाँ पर सप्तपर्णी गुफा है बिहार में, वहां पर। यहाँ के इस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये मैंने कल आपको कराया था। बुद्ध की शिक्षा जो है यहाँ पर इसी बौद्ध संगति में विभक्त कर दी गई थी, है ना। कल आपको बताया था 3 पिटक है, एक तो था विनय पिटक, दूसरा अभिधम्य पिटक और सुक्त पिटक। तो यहाँ पर सुक्त पिटक और विनय पिटक जो है इनको 2 भागों में, यानी कि शिक्षा जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? आपकी प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, और ये कब हुआ है आपको पता है? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है। क्लियर है? चलिए, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद रखिए ये बौद्ध संगति कराई जाती है। इसके बाद आता है उदयन, और उदयन भी क्या करता है? अपने पिता की हत्या, मतलब अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इससे पहले आपने देखा कि जो बिंबिसार था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अजातशत्रु भी क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अजातशत्रु का पुत्र जो है वो जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक है, और ये राजधानी परिवर्तन करता है, राजगृह से कहाँ ले जाता है? पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो कि राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अगर आप देखोगे तो वर्तमान में गंगा और जो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और ये पटना में आकर मिलती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसी को पाटलिपुत्र नाम दिया गया था। तो यहाँ पर राजगृह भी बिहार में है, पाटलिपुत्र भी बिहार में है। तो यहाँ से राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसके 3 पुत्र थे, एक था इसके उदयन के 3 पुत्र थे। एक का नाम अनिरुद्ध था, एक मुंडल था और एक नागदशक, जो कि क्या था? अंतिम शासक था। अभी आपको बताया था नागदशक को उसी के अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। किसने? शिशुनाग ने। और इस शिशुनाग के द्वारा ही फिर क्या होता है? शिशु नाग वंश की स्थापना की जाती है। तो पहला हर्यक वंश हो गया, याद रहेगा, बिंबिसार के द्वारा। नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। ठीक है, और उसी के नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हम लोगों ने देख लिया है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? शिशुनाग वंश के। देखो, एक क्रम समझो, एक परिवार है, मतलब एक पीढ़ी है जो कि एक के बाद एक आगे बढ़ रही है ना। कोई एक जगह आप इमेजिन करिए। देखो, इतिहास की घटनाओं को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है विजुलाइज करिए। मान लीजिए कि आप अपने आसपास जितने यहाँ पे नाम बताए गए हैं उन नामों को मतलब इमेजिन कर लो कि भाई ये था, है ना, ये बिंबिसार था, फिर उसका पुत्र आया तो उसने हत्या कर दी, उसके बाद उदयन आ गया, उसकी भी हत्या कर दी, उसके बाद उसका पुत्र था नागदशक, उसकी शिशुनाग ने हत्या कर दी, है ना, और उसके बाद शिशुनाग वंश आ गया। तो इस तरीके से अगर आप क्रोनोलॉजिकल तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में आप याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो एक जैसे स्टोरी हमें याद रहती, कहानियां क्या होती हमें याद रहती हैं, तो कोशिश करिए कि इनको छोटी छोटी कहानियों में छोटे छोटे हिस्से में बांट के अगर आप इतिहास की घटनाओं को याद करेंगे, देखो बहुत सारा डाटा है, अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठेंगे फैक्ट्स के साथ तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि एक एक चीज को, अब देखो यहाँ पर अगर आपको डेट भी नहीं याद होगी ना तो ये चीज आपको याद रहेगी कि पहले क्या घटना हुई थी, है ना, पहले क्या घटना हुई थी।
तो जैसे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पाषाण काल हुआ, उसके बाद क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक सभ्यता आता है, फिर उत्तर वैदिक पीरियड आता है, फिर महाजनपद काल हम देखते हैं, है ना। तो एक सीक्वेंस है, तो वहां की अगर कोई घटना अगर आपको पता हो चलेगी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इस पीरियड में था। एग्जैक्ट आपको याद नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, पर इतना कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक सिस्टमैटिक वे में, एक रिदम में पढ़ने की कोशिश करिए। वही यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शिशुनाग वंश की, जिसके संस्थापक कौन थे? शिशुनाग, जिसने राजधानी को फिर पाटलिपुत्र से वैशाली, हमने देखा उदयन ने क्या किया, राजगिरी थी राजधानी, उसको पाटलिपुत्र ले गया। अब यहाँ पर आ गया शिशुनाग, उसने क्या किया, नहीं, पाटलिपुत्र से वैशाली क्या कर दी, इसने राजधानी परिवर्तित कर दी। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? कालाशोक। कालाशोक पुनः राजधानी वैशाली से क्या करता है, पाटलिपुत्र कर देता है, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार, उनके कुछ अपने पर्सनल रीजन रहे होंगे जिसके कारण ये जो राजधानियां परिवर्तित हैं की गई हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिएगा। देखो अभी मोटे मोटे तौर पे ये याद रखना है कि किस वंश का संस्थापक कौन है और उसमें कौन कौन से राजा हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ याद करोगे भूल जाओगे। यहीं पर आप देखेंगे कि दूसरी बौद्ध संगति होती है कहाँ पर, वैशाली में। पहली बौद्ध संगति राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में, किसके काल में, अजातशत्रु के काल में। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी बौद्ध संगति किसके काल में है, कालाशोक में, कहां पर, वैशाली में। क्योंकि अब यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पर जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली थी, और उसी समय यहाँ पर बौद्ध संगति हुई। इसी के बाद क्या होता है, कालाशोक जो है वो राजधानी परिवर्तित कर देता है। इसकी अध्यक्षता दूसरी बौद्ध संगति की किसके द्वारा की गई, साबक मीर के द्वारा, ठीक है। अध्यक्ष याद रखिएगा, राजा याद रखिएगा किस शासक के काल में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बौद्ध संघ जो है ये विभक्त हो गया दो भागों में। हमने पहली बौद्ध संगति में भी देखा कि वहां पर जो बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी उनको भी दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला था आपका कि सुक्त पिटक, और दूसरा था आपका सुक्त पिटक था, है ना, और विनय पिटक। और तीसरा जो था वो तीसरी बौद्ध संगति में, अभिधम्म पिटक को तीसरी बौद्ध संगति में शामिल किया जाता है। लेकिन आप देखो कि पहली बौद्ध संगति में सुक्त और विनय पिटक हो गए हैं। यहाँ पर भी सेम चीज बात की गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो विचार हैं, जो बौद्ध धर्म की जो नियम कानून है उनके बारे में बात की गई है, उनको यहाँ पे विभाजित किया गया है। एक तो है स्थाविर और महासांगिक। आपको मैंने बताया था कि जब चौथी बौद्ध संगति होती है तो वहां पे बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक है आपका महायान, दूसरा है हीनयान। महायान क्या कहता है कि हमें थोड़ा नियमों में परिवर्तन करना चाहिए, हमें बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को लेकर आना चाहिए, है ना। लेकिन जो हीनयान वाले लोग थे, जो उनको मानते थे, वो चाहते थे कि बौद्ध की जो शिक्षा है उसको एज इट इज ही हम आगे लेके जाएं। तो यहाँ पर स्थाविर का मतलब है स्थिर, जैसा है उसी विचारधारा को आगे लेके जाइए। ये उसी का आगे विभाजन हमें देखने को मिलता है। महासांगिक का मतलब है जिसमें कहा गया है कि भाई थोड़ा सा हमें समय के अनुसार जो चीजें हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें अंतिम शासक जो होता है शिशुनाग वंश का कौन है, नंदी वर्मन, ठीक है। चलिए, नंदी वन के द्वारा क्या है, यहाँ पर नंद वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है, महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद को कुछ आप देखेंगे ग्रंथों में इसको परशुराम का अवतार भी बताया गया है। कल मैंने आपको बताया था, जब वैष्णव धर्म पढ़ाया था तो आपको बताया था कि विष्णु के 10 अवतार है, जिसमें से एक कौन है, आपके परशुराम भी है ना। और इसी परशुराम की जो उपमा है वो किसके साथ दी है, महापद्मनंद के साथ दी गई है, ठीक है। और क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, ठीक। इसका अंतिम शासक होता है घनानंद, और ये समकालीन होता है किसके, सिकंदर के। अब आप देखोगे कि जो घनानंद होता है, चाणक्य जो है जब सिकंदर अटैक करता है तो ये घनानंद के पास जाता है, क्योंकि उस समय राजा होता है। तो वहां जाकर ये घनानंद से कहता है कि भैया हमारे देश पर आक्रमण किया गया है, हमें कुछ करना है। लेकिन घनानंद जो है वो चाणक्य की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है,
ठीक है, एक स्टोरी है, इसको यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो चाणक्य है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं घनानंद से कि भाई तुम राजा हो, तुम्हें राजा होने के जो कर्तव्य हैं उनको निभाना चाहिए। ये एकदम अय्याश के आराम से मस्ती से रहना, कोई मतलब नहीं है कि पूरे राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब चाणक्य के साथ अपमानजनित व्यवहार किया जाता है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो उस दिन कसम खा लेते हैं कि अब जब तक मैं तुम्हें इस सिंहासन से हटा नहीं दूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। तो उसी के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो चाणक्य हैं ये शपथ ले लेते हैं कि भाई अब तुम्हें गद्दी से हटाना है, तुम्हें तुम्हारा घमंड जो है मैं तोड़ के दिखाऊंगा। और इसी में आप देखोगे कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, चंद्रगुप्त को एकदम तैयार करते हैं और घनानंद की हत्या कर यहाँ पर आप देखोगे कि चंद्रगुप्त के द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जिसको एक क्रम में आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ। और यहाँ से शुरू होगा हमारा मौर्य वंश। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई, कौन कौन से राजा उसमें रहे हैं, कौन कौन से वंश रहे हैं, और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, इससे पहले सिकंदर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर का जो आक्रमण है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिकंदर जो है ये मकदूनिया, मैसिडोनिया, जो कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टर्की है ना, जो ब्लैक सी के आसपास का जो क्षेत्र है ग्रीक वाला, वहां से ये पूरा क्षेत्र था मैसिडोनिया का, जिसको मकदूनिया भी कहते हैं। सिकंदर यहीं से आया था और ये किसका पुत्र था, वहां के राजा फिलिप का पुत्र था। ठीक है, और 326 ईसा पूर्व में भारत पर इसके द्वारा आक्रमण किया। मतलब ये फिलिप जो है पूरा वहां से वेस्टर्न साइड से अटैक करते हुए कई सारे राजाओं को हराता हुआ भारत पहुंचा था। ठीक है, सिकंदर को महान सिकंदर भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो साम्राज्यवादी की नीति थी वो बहुत ज्यादा इसने विस्तार कर लिया था अपने समय में। 326 ईसा पूर्व में इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय पंजाब वाले क्षेत्र में जब ये पहुंचता है तो वहां के जो राजा थे, राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे स्पीसीज का युद्ध, इसको वितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, झेलम नदी को वितिस्ता भी कहा जाता है। तो झेलम नदी के किनारे जो हाइडेस्पीस का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ, तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार पूछा गया है। किस नदी के किनारे हुआ है, तो वितिस्ता नदी, जो कि कौन सी नदी है, झेलम। ठीक है, सिंधु नदी क्षेत्र में। लेकिन परंतु यहाँ पर ये हार गया। अब यहाँ पर देखोगे कि जो पोरस है वो यहाँ पर इससे हार जाता है। लेकिन क्योंकि चाणक्य जो है वो अपने क्षेत्र को बचाना चाहते थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक कूटनीति चली कि जो सिकंदर के सैनिक थे, है ना, और ऐसा टाइम पीरियड था जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदी का बहाव होता है बहुत ज्यादा हो जाता है ना, खाने पीने की दिक्कतें। तो यहाँ पर उसी सब चीजों को क्रिएट किया गया, है ना। सिपाहियों को एकदम से बीमार कर दिया गया, उनके खाने में कुछ मिला दिया गया। और वहां पर आप देखोगे कि जो इसके सिकंदर के सिपाही थे उन्होंने ही बोल दिया कि भाई हम आगे नहीं जा सकते, हम बिल्कुल भी युद्ध करने की हालत में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिकंदर का युद्ध है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली कब आक्रमण किया, तो 326 ईसा पूर्व में किया। कहां पर किया, तो झेलम नदी के किनारे, जिसे हम वितिस्ता भी कहते हैं। इसको हाइडेस्पीस का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप देखोगे कि जिस तरीके से सिकंदर क्या कर रहा था, भारत पर आक्रमण करने आ रहा था, इसी तरीके से और भी कई सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत पर अटैक करने आते हैं, है ना। और धीमे धीमे आप देखोगे कि किस तरीके से वो आकर यहीं पर बसने लगते हैं और उनके द्वारा शासन यहाँ पर किया जाने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहमनी, ईरानी, फारसी, है ना, ये सभी। इसके बाद यूनान से आया था सिकंदर, फिर हिंद यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पल्लव, और फिर कुषाण। इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है,
कि विदेशी आक्रमणकारियों के आने का क्रम बताइए। तो पहले हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पल्लव और फिर कुषाण। ठीक है, हिंद, शक, पल्लव और कुषाण, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है तो उसमें आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन बना, भाई चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसी ने चाणक्य की सहायता से किसको, घनानंद को हराया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र बिंदुसार, एक है बिंबिसार। ठीक है, इससे पहले हमने किसकी बात की थी, बिंबिसार के बारे में बात की। और बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक, है ना, हर्यक वंश का संस्थापक था, है ना, याद आ रहा है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंबिसार और बिंदुसार, तो याद रखिए बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार का पुत्र जो था वो कौन था, अजात शत्रु। लेकिन यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य में आकर बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है इसका नाम क्या है, यहाँ पर बिंदुसार है। और बिंदुसार का पुत्र अशोक, और अशोक के बाद आता है अंतिम शासक जिसका नाम क्या है, बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा, आपका बृहद्रथ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इसके द्वारा जो विस्तारवादी नीति है वो दक्षिण भारत के क्षेत्र से लेकर, है ना, पूरे जो सेंट्रल एशिया तक का क्षेत्र है वो सभी पर इसने विजय हासिल की थी। ठीक है, चाणक्य के सहयोग से घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को उपमा दी गई है, सेंड्रोकोट्स, तो स्ट्रैबो और जस्टिन के द्वारा। नियाकस ने इसे सेंटोकोट्स कहा है। ठीक है, विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा है, यानी कि निम्न कुल का। वृषल का मतलब होता है निम्न जाति का। तो कुछ कुछ उसमें ऐसा कुछ कुछ जो ग्रंथ हैं, लेख हैं, उनमें इसको शूद्र जाति का भी बताया गया है। ठीक है, और इसी जब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, चाणक्य की सहायता से पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो चलाया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो किसे बनाया जाएगा, भाई चाणक्य को। और इससे पहले भी मैंने बताया कि चाणक्य के द्वारा अब साम्राज्य को चलाने के लिए जो नियम कानून होने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के चाणक्य के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से नीतियों को तैयार किया गया है। आज भी उन नीतियों को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाणक्य के द्वारा इन नीतियों को एक पुस्तक के माध्यम से तैयार किया गया, जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसकी जो युद्ध और साम्राज्य विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो 305 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, ये एक यूनानी था जिसने भारत पर अटैक किया, और सेल्यूकस निकेटर को क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिया गया। अब जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह करा देता है। ठीक है, क्या कर देगा, कार्नेलिया से विवाह करा देता है। और जब विवाह कराया जाता है तो हमारे यहाँ तो रिवाज है ना, कि भाई अगर अपनी लड़की की शादी कर रहे हो तो उसमें कुछ देना पड़ेगा। अब हमको मत दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 प्रांत, काबुल, कांधार, हेरात और मरकान, ठीक है, ये सारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र है ना। तो ये वाले क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह है वो किससे हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत है
ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसे गिरनार, ये गुजरात में, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में। तो रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया है, जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील के निर्माण करवाया था, ठीक है। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत सारे कार्यों को किया गया था, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जो भी फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, तो उनको देखते समझते हुए अगर आप लोग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस किस चीजों पर ध्यान करना है, क्योंकि बहुत इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं, सभी को हमें नहीं देखना है, हमें वो देखना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, और ये कहाँ पर, तो गुजरात में, गिरनार क्षेत्र में, ठीक है, गिरनार क्षेत्र गुजरात में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन और स्पेसिफिक पूछेगा तो इसी का राज्यपाल यानी कि गवर्नर, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा कराया गया था। इसमें आप देखोगे आगे चलकर ये जो झील होती है कंप्लीट तरीके से नहीं बनती है, तो आगे जाकर अशोक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, और फिर बाद में रुद्रदामन के द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराया जाता है। जब ये रुद्रदामन के द्वारा पुनर्निर्मित कराया जाता है तो इसी को ये अपने अभिलेख जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में इसका विवरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि सेल्यूकस निकेटर का यहाँ पर इसके साथ एक राजदूत भी आया जिसका नाम क्या है, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें किसका वर्णन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य का। सीधी सी बात है भाई, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया है, और यहाँ से राजदूत भी आया, तो राजदूत क्या करेगा, बुराइयां थोड़ी लिखेगा, है ना। तो यहाँ पर साम्राज्य की अच्छी अच्छी नीतियां, और लेकिन ये भी बात सच है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो काफी अच्छी थी। तो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में, समाज किस तरीके से रेगुलेट होता था, है ना, सभी चीजों को यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, इसमें बताया गया। तो यहाँ भी क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका किसकी पुस्तक थी, किसके कार्यकाल में ये राजदूत बन के भारत आया, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को भी देखेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर अगर आप पढ़ रहे हो ना तो फोकस होके पढ़ो, उतने में आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। गुरु भद्रभाऊ, अगर आपको याद आया होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जैन धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है ना। मगध में अकाल पड़ता है, 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ता है, और उसमें 2 शख्स होते हैं, एक तो होते हैं 2 समुदाय हो जाते हैं, एक होता है स्थूल भद्र और दूसरा भद्रभाऊ का। स्थूल भद्र के जो अनुयायी होते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रभाऊ जो कर्नाटक चले जाते हैं उनको दिगंबर संप्रदाय में रखा गया, और उनके द्वारा जो नग्न जैन अनुयायी होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भद्रबाहु से मिलता है, और यहाँ पर दीक्षा ग्रहण करता है, किससे संबंधित है, दिगंबर से। और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रावणबेल गोला में जैन विधि जिसे संलेखना पद्धति कहा जाता है, इससे प्राण त्याग दिए, मतलब बिना कुछ खाए पिए, मतलब सब कुछ छोड़ देना। संलेखना मतलब है सब चीजों का त्याग कर देना। उसको इस विधि का, इस पद्धति का फॉलो करते हुए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह पर, तो कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो चंद्रगुप्त के बाद कौन आएगा, उसका पुत्र बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त का ये पुत्र है। अमित्र घात में इसे शत्रु विनाशक कहा है, ठीक है, अमित्र घात ने इसे क्या कहा है, शत्रु विनाशक कहा गया है। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। संस्थापक जो थे आजीवक संप्रदाय के वो कौन थे, मखली पुत्र गोशाल।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजीवक संप्रदाय जो है ये किससे संबंधित है, तो मखली पुत्र घोषाल से संबंधित है। इन्हीं के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो बिंदुसार है वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर किसका अनुयायी है, आजीवक संप्रदाय का। लेकिन ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच 2 विद्रोह होते हैं, उनका वर्णन मिलता है। विद्रोह को दबाने के लिए इसके 2 पुत्र हैं, सुशीम और अशोक। पहले सुशीम को ये वहां पर भेजता है, कहां पर, तक्षशिला में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए सुशीम को भेजता है। और बाद में किसको भेजता है, अशोक को लेकर बहुत सारी बातें जो है हम लोगों ने पढ़ी और सुनी है कि अशोक के द्वारा अपने भाइयों का वध कर दिया गया था। 99 भाइयों को मारने के बाद जो अशोक है वो गद्दी पर बैठा था, बहुत क्रूर शासक था, है ना। बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनने को मिलती है, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अशोक को भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, किसने कहा है, तो तारानाथ ने। अब यहाँ पर आ जाता है अशोक का शासनकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। अशोक की बात करें तो इसका शासनकाल जो है वो 273 से लेकर 232 BC यानी कि ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, ईसा पूर्व तक रहा है। 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। इससे पहले वे अवंती का राज्यपाल था। अवंती आपको पता है, जो महाजनपद में हम लोगों ने देखा था वो क्षेत्र है। यहाँ पर इसके पिता बिंदुसार थे, माता का नाम शुभद्रांगी था। ठीक है, शुभद्रांगी था। अशोक के नामों का बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अशोक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य से। तो वैसे तो देखो कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है यहाँ पे जो भी अभी आपको कराया जा रहा है वो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो विश्वास मानिए कि जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका अगर एंशिएंट हिस्ट्री से आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वनडे एग्जाम जो भी है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अशोक के नामों के वर्णन की बात करें तो माशकी और गुर्जरा अभिलेख जो है इसमें अशोक का वर्णन मिलता है। पुराणों में देखो माशकी और गुर्जरा में इसे क्या कहा गया, किस नाम से जाना जाता है, अशोक के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, आपको बताया था ना, धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद हो गए, है ना, उसी में पुराण थे। पुराणों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताओ। देखो सीधी सी बात है, मैं अगर पढ़ाऊंगी तो मैं सवाल भी करूंगी और जो पढ़ाती हुई जाऊंगी उम्मीद करती हूँ कि भाई रिप्लाई करोगे, कमेंट करोगे। देखो अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आप हमसे जुड़ेंगे नहीं तो कैसे जीतेंगे, क्योंकि अरिहंत जो है ना, वो आपको तैयारी जीत की करा रहा है ना, आपको जीतना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए। जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करा करिए। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चलेगी कि अच्छा, अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, सहयोग से ही चीजें होती हैं, बिल्कुल बेसिक से। कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको सिलेबस में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुराणों में इसको क्या कहा गया है, अशोक वर्धन। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि अभिलेख में इसे देवनाम पियादस्सी कहा गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देवनाम पियादस्सी किसका नाम है, अशोक का है। किससे मिला है, तो ब्राह्मी लिपि अभिलेख से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि यहाँ पर अशोक के नाम से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं अशोक के द्वारा धार्मिक जीवन की। तो बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख में इसके बारे में बताया गया है कि निग्रोथ के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म इसने अपनाया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है इसको किसके द्वारा दी गई, उपगुप्त के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक को जो दीक्षा है वो किसके द्वारा दी गई,
उपगुप्त के द्वारा दी गई, ठीक है। और नामक उपगुप्त कौन था? बौद्ध भिक्षु था। इसके बाद आप देखोगे कि बौद्ध तीर्थ यात्राएं जो है इसके द्वारा, अशोक के द्वारा की जाती है। राज्य अभिषेक जो है जब इसका 10वें वर्ष किया जाता है तब ये बौद्ध गया जाता है, और बौद्ध गया में जाकर जो वहां पर कर होता है, भूमि कर, उसको माफ कर देता है, ठीक है। माफ नहीं कर देता है, काफी कम कर देता है। उसके बाद आप देखोगे कि अपने जो कार्यकाल होता है उसके 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है, ठीक है। बौद्ध गया वो क्षेत्र था जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर है? ठीक है। देखो, अशोक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एक स्टोरी जो कि बहुत फेमस है कि जो अशोक का कलिंग युद्ध है, ठीक है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। इसके बाद से ना, कलिंग युद्ध के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अशोक के द्वारा जब कलिंग पर आक्रमण किया गया तो वहां पर अंधाधुंध तरीके से लोगों को मारा गया। न बुजुर्गों को देखा, न बच्चों को देखा, न महिलाओं को, और बहुत सारे लोगों को, जो लोग निर्दोष थे उनको भी वहां पर मार दिया गया, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो कलिंग राज्य की राजा की जो पुत्री थी बहुत ही सुंदर थी और उस पर अशोक का दिल आ गया था, है ना। तो वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन कलिंग के राजा ने मना कर दिया क्योंकि वो अपने राज्य के बाहर अपनी लड़कियों का विवाह नहीं करते थे। तो इस चीज से क्रोधित होकर यहाँ पर अशोक के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलिंग युद्ध में जब इस तरीके से बहुत ज्यादा, और जब अशोक जाकर उस जगह पर देखते हैं और वो देखता है कि किस तरीके से इतने सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आकर दुख होता है। और उसी समय यहाँ पर आप देखेंगे कि जो निग्रोथ है वो उपदेश देता हुआ उस जगह से निकल रहा होता है, जिसको सुनकर जो अशोक है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि भाई मैं अब बौद्ध शिक्षा लूंगा, ठीक है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वो क्या करता है, बौद्ध धर्म में सेवा करने में लग जाता है। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। किस लिए? बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इसी के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगली पुत्र तिस्स। याद है? मोगली पुत्र तिस्स। और इसी संगति में ही जो तीसरा पिटक था, जिसका नाम क्या था? अभिधम पिटक, ठीक है। यानी कि बुद्ध की शिक्षा को यहाँ पर अभिधम्म पिटक में रखा गया, ठीक है। इसके अलावा देखोगे कि जो भी बुद्ध यहाँ पर जो अशोक है, या फिर हम ये कह लें कि प्राचीन समय से जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हुई आ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पर आने वाली जनरेशन को देने के लिए एक तरीके से संरक्षित किया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब अशोक का पीरियड होता है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अलावा आप देखेंगे कि जो उस समय का जो शासन व्यवस्था थी, जो राजनीतिक या फिर जो भी समाज में लोगों के लिए जो नियम कानून बनाए जाते थे, उनको पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था कि भैया यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। पत्थरों पे क्यों? क्योंकि पहले कागज पर, पत्थर पे, कागज तो हुआ ही नहीं करते थे, जो पेपर पत्ते हुआ करते थे उन पे लिखा जाता, तो वो क्या हो जाते? खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। बहुत सारे इतिहास हमारा इसी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पत्थरों पे शिलालेख, जिन्हें हम बोलते हैं सिल मतलब पत्थर, लेख उसमें लिखे हुए लेख, ठीक है। तो शिलालेख का मतलब पत्थरों पे लिखा हुआ लेख, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के द्वारा 14 शिलालेखों का वर्णन किया गया है, निर्माण करवाया गया, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में, अलग अलग नियमों के बारे में बताया गया, अलग अलग मान्यताओं के बारे में बताया। अशोक की जो मान्यताएं थी, वो किस किस चीजों में विश्वास करता, सब चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। इसी में आपका 13वां शिलालेख है ना। इन 14 शिलालेखों में आप देखोगे इसका 13वां शिलालेख है जो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करता है, पशु बलि के बारे में विवरण करता है ना, धार्मिक करों के बारे में विवरण करता है, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। इसी तरीके से स्तंभ, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के स्तंभ बनाकर उस पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित लेखों को लिखा गया। गुहा लेख का मतलब है कि गुहा का मतलब क्या हो गया? गुफा, यानी कि पत्थर को काटकर एक गुफा का आकार देकर उसमें लेख लिखे गए। तो ये तीनों ही जो हैं ये किससे संबंधित हैं? आपके
बौद्ध धर्म से, और ये इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो अशोक के द्वारा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अशोक के बारे में बात करें, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग 661 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जो कि मैंने आपको बताया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, ये हमें 13वें शिलालेख से पता चलता है। मौर्य शासन जो रहा है वो लगभग 137 वर्ष, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका अंतिम शासक है बृहद्रथ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, तो बृहद्रथ रहा है। इसके शासन काल को मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर ये कितने वर्षों तक रहा है मौर्य काल, आपका 137 वर्षों तक। ठीक है, इसकी हत्या करके इसके ही सेनापति ने, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है 185 ईसा पूर्व में। और यहाँ पर आप देखोगे कि मगध साम्राज्य पर अब शुंग वंश जो है ना, यानी कि पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे मौर्यन पीरियड को देखा है, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। देखो, हम लोगों ने पूरा बिल्कुल एक सीक्वेंस में चीजों को किया है। अगर आप एक बार अच्छे से मतलब डिटेल में उसको देख लेंगे, है ना, और ये बिल्कुल बेसिक से है, बहुत सारी चीजों को जो है हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो मैंने आपको बताया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत बार आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौटिल्य कौन थे, ये चाणक्य का ही नाम था, है ना, चाणक्य का नाम था। और चाणक्य के बचपन के नाम की अगर हम बात करें, बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या था, विष्णुगुप्त। इतनी बार पढ़ा दिया है कि आपको अब तो रट गया होगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेश तरीके से देख रहा होगा क्लास, तो बिल्कुल मैं इस चीज को गारंटी से कह रही हूँ कि आपको इतनी बार बताया है कि आपको बिल्कुल ध्यान एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही याद आ गया होगा कि आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त, है ना। अगर आपका आंसर सही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर दी? ठीक है, तो आपको याद होगा बिंदुसार ने जो झेलम नदी और सिंधु नदी के संगम पर जो युद्ध हो रहा था, उसमें अपने पुत्रों को भेजा था। बड़े भाई जो उसका बड़ा बेटा था सुशीम, उसको भेजा, और उसके बाद किसको भेजा, अशोक को। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक ने सुशीम की हत्या कर दी और उसके बाद ये सिंहासन में बैठा, ऐसा ये चीज बोली जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम यहाँ पर देव नाम प्रियदासी कहा जाता है। ठीक है, देव नाम प्रियदासी कहा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक को, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को, गौतम बुद्ध को, या फिर महावीर स्वामी को, भगवान महावीर को? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अशोक। ठीक है, आपको बताया था अभी ब्राह्मी लिपि अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है, देवनाम प्रियदासी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइए, जुडाइज्म या फिर बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म? जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बारे में किसमें वर्णन किया गया है, 13वें शिलालेख। अशोक के द्वारा 14 शिलालेखों का निर्माण कराया था, जिसमें 13वां शिलालेख जो है अशोक के बारे में बताता है। और यहाँ पर इसी में बताया जाता है कि यहाँ पर उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है अशोक। ठीक है, और इसी के पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र और उसकी पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को भेजता है कहाँ पर, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मुद्रा राक्षस जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया था, वृषभ बोला गया था, यानी कि निम्न जाति का बोला गया था। निम्नलिखित में से इसके लेखक कौन है? अश्वघोष है, विशाखदत्त है, कालिदास है या फिर भास है?
जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखदत्त। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास जो है वो आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी बेहतरीन तरीके से, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट भी करते रहिएगा। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम विद अरिहंत को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर कर दीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए तैयारी जीत में, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।